हाय एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्रेनिक आईएएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस क्वेश्चन है ऑफ यूपीएससी। उसमें स्पीक किया मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली to maintain a large standing army at other expense, to keep safe India from Napoleonic danger, to secure fixed income from the company, to establish British paramountcy over Indian state। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने नोट किया होगा इसमें क्या पूछा है, नॉट अप्लाई है। तो मतलब 3 इसमें स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो किस पे, सब्सिडरी अलायंस पे अप्लाई हो रहे होंगे। एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्सिडरी अलायंस के कुछ फीचर्स। तो सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन में ही मेंशन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1798 टू 1805। ठीक है, इसको जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया था वो फ्रेंच गवर्नर ने इम्प्लीमेंट किया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था ड्यूप्लेक्स। उसी से इंस्पायर होकर लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको एक सिस्टमैटिकली पॉलिसी बनाकर अप्लाई किया था। तो उसके क्या फीचर्स हैं, आइए हम समझते हैं। तो देखिए, सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ था, ये साइन हुआ था किसके बीच में? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने ये साइन किया था इंडियन रूलर्स के साथ। और ये किसके फेवर में थी? ये फेवर में थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और इनकी ये चालाकी जो इंडियन रूलर्स थे वो समझ नहीं पाए। तो हम समझते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन रूलर्स के साथ साइन की जाती थी। और ये इसलिए साइन करते थे क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो रूलर्स को ये भरोसा दिला चुकी थी, जो आसपास के उनके जो स्टेट हैं उन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ क्या क्या लिया है, गठबंधन बना के आपके स्टेट पे क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। या कोई इंटरनल अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके वजह से क्या होगा, जो राजा है उसका स्टेट चला जाएगा। तो इन्होंने राजा के साथ कैसे टाई अप किया था? उन्होंने बोला था कि जो आपकी आर्मी है वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, ये ना किसी भाले या तलवारों से लड़ती है। और जो आज का टाइम है, जो आपके विरोधी हैं उनके पास क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वेपन्स हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपनी आर्मी में एडवांसमेंट करना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो क्या करेगी, इनके लिए एक आर्मी बनाएगी। ठीक है, और इसको ट्रेनिंग कौन देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। इनको वेपन्स कौन देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। और जो मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे क्या करेगी, इनको ट्रेन करेगी। तो जो इंडियन रूलर्स हैं उन्होंने सोचा ये तो फ़ायदे का सौदा है, एक तरीके से हमें एक एडवांस आर्मी भी मिल रही है और हमें ज़्यादा चीज़ें भी खर्च नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो पुरानी आर्मी होती थी उसको मैनेज करने के लिए राजा के ऊपर काफ़ी बर्डन होता था। वेपन्स प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर उनकी देखभाल करने के लिए उनकी सैलरी में काफ़ी खर्च होता था। तो जो इंडियन रूलर्स ने सोचा ये जो अलायंस है ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन उन्होंने इसका जो दूसरा साइड है वो नहीं देखा। इन्होंने क्या नहीं देखा कि ये जो आर्मी बन रही है, इनको लग रहा है कि ये इंडियन रूलर्स को कि ये हमारी आर्मी है, बट रियलिटी में वो आर्मी किसकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी। क्योंकि उनको ट्रेन कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेन कर रही थी। आइए अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो इसके फीचर्स क्या क्या थे कि अगर कोई भी स्टेट है जो क्या कर रहा है, सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहा है, तो उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी। तो सबसे पहली चीज़ क्या फॉलो करनी पड़ती थी उनको, कि जो आर्मी ये बनाएंगे उसका जो पूरा पे और जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो किसको उठाना पड़ेगा? इंडियन रूलर्स को उठाना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो रहेगा वो किसके? इंडियन रूलर के कोर्ट में रहेगा। इसके साथ साथ कि अगर आपको किसी के साथ अलायंस बनाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकते। ठीक है, आप किसी के साथ ट्रीटी नहीं कर सकते या आप किसी के साथ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके साथ साथ जितनी भी और फॉरेन कंपनीज थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी या पोर्तुगल्स थे, या इनके साथ आप कोई भी ट्रीटी या फिर अलायंस नहीं बना सकते। तो ये एक तरीके से क्या स्ट्रक्चर था सब्सिडरी अलायंस का। तो आइए हम वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। आई होप मैंने आपको रिवाइज करवा दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस। यस, ये है क्योंकि इसका वो पे कौन कर रहा था? इंडियन रूलर्स पे कर रहे थे। ठीक है, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, उस टाइप पे ये जो एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस इन्होंने साइन किया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसलिए साइन किया था क्योंकि उनको डर था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वहाँ से कौन नेपोलियन इंडिया में आ सकता है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो चल रही है भारत में उसको क्या कर सकता है,
ख़त्म कर सकता है। तो इसी के लिए इन्होंने सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर अ कंपनी, नहीं, ये एक अलायंस है, उसके फीचर में नहीं था, तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है। टू स्टैब्लिश अ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट, बिल्कुल। अब किसी को भी हराना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने वॉर के जगह क्या एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, एंड जितने भी इंडियन रूलर्स थे वो इस पॉलिसी में क्या हो गए, उलझ गए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th century वर raw cotton, oil seeds and opium, sugar, salt, zinc and lead, copper, silver, gold, spices and tea, cotton, silk, saltpeter and opium। तो अब मिड 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी में जितनी भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में किस चीज़ पे ट्रेड करती थी, तो वो ट्रेड करती थी कॉटन, इंडिगो, सॉल्ट, सिल्क, सॉल्टपेटर, ओपियम एंड टी। इस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सिर्फ क्या चाहिए था कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, और हमारी क्या हो जाए, ट्रेड पे मोनोपोली हो जाए। उसका इस टाइम पे सिर्फ यही उद्देश्य था, इसके अलावा वो भारत में और कुछ नहीं चाहती थी। फिर लेटर ऑन उन्होंने भारत की पॉलिटिकल कंडीशन देखी, उनको लगा कि हम इसमें अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपना प्रॉफिट और मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं, इसलिए फिर वो पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ चले गए। तो इसका आंसर अब क्या होगा, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर एंड ओपियम। तो आंसर होगा इसका करेक्ट डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो ये है अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं। Who among of the following was associated with the introduction of Rayatwadi settlement in India during the British rule? Lord Cornwallis, Alexander Reed, Thomas Munro। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडिया में 3 तरह के लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले था परमानेंट, दूसरा जो था महलवाड़ी, एंड जो तीसरा था वो था रैयतवाड़ी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो जो परमानेंट सेटलमेंट था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो राजा होते थे, जो राजा और तुगलकदार होते थे, वो ज़मींदार की तरह एक्ट करते थे। अपने एरिया में से क्या करते थे, जो टैक्स है उसको कलेक्ट करके किसको दे देते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो परमानेंट सेटल में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसको इंट्रोड्यूस किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें क्या होता था, जो राजा होते थे या तुगलकदार होते थे वो ज़मींदार की तरह एक्ट करते थे। अपने एरिया से उन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, एंड उसको जो टैक्स आता था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते थे। तो ये क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था। अब देखते हैं महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, जैसे कि आगरा, अवध एंड पंजाब। इसमें क्या होता था कि जैसे ये कोई एरिया है, इसमें क्या विलेजेस जो हैं इनको किसमें, महल में बांट देते थे, महल में डिवाइड कर देते थे। एक महल में एक विलेज भी आ सकता था या पूरा विलेज आ सकता था, और इनके जो लोकल मुखिया थे या फिर एक तरीके से जो गांव का क्या होता था, सरपंच या मुखिया होता था, वो क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, और टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट लेटर ऑन ये जो मुखिया थे, ये जो चीफ्स थे, वो किसकी तरह एक्ट करने लगे थे? ज़मींदारी सिस्टम को। इसी के चलते उन्होंने क्या किया था, तीसरा सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था, जो था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब हम इसको देखते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी बीच के मिडल मैन्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हटा दिया था, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती थी किससे? पीजेंट से या किसान से। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होता था साउथ इंडिया में।
आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेकेंड एंड थर्ड। ये क्वेश्चन पूछा क्या था? 2017 यूपीएससी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन द warfare, cultivation of tobacco and red chilies. Which of the above was introduced into India by the English? तो देखते हैं। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये ब्रिटिश ने नहीं किया था, ये अकबर के टाइम से चलता आ रहा था। अकबर ने क्या किया था? ये जितने भी ज़मीन थी उनको काफ़ी पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड करके और ज़मीन की फर्टिलिटी के ऊपर उनके ऊपर क्या टैक्स इम्पोज किया था। ठीक है। तो यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन द वॉरफेयर, नो, It was first used by Babur in 1526 in the Battle of Panipat but against Ibrahim Lodi, and इसके बाद जो बाबर है इसने जो मोबाइल कैनन से उनको कहाँ पे? बैटल ऑफ खानवा में भी यूज़ किया अगेंस्ट राणा सांगा। ओके। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। अब थर्ड जो रेड चिलीज हैं इनका ओरिजिन क्या है? मैक्सिको। एंड इनको इंट्रोड्यूस करा था किसने इंडिया में? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे तो अपने साथ रेड चिलीज और टोबैको लेकर आए थे, और उन्होंने ही भारत में क्या इनको इंट्रोड्यूस किया था। तो अब स्टेटमेंट से एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो किसके फेवर में है? इंग्लिश के। तो इसका आंसर क्या होगा? नन। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो स्टैब्लिश हुआ था मद्रास में, देन इसके बाद जो हुआ था कैलकट्टा एंड बॉम्बे में, और ये हुआ था 1726 में। ये क्वेश्चन पूछा है 2009 यूपीएससी में। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, नाउ पुदुचेरी, कंसिडर द फॉलोइंग। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वॉज पोर्तुगीज। द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वॉज फ्रेंच। द इंग्लिश वॉज नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। तो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। 1554 में पौंडीचेरी को किसने ऑक्यूपाई किया था? पोर्तुगीज़ ने इस टाइप किया था। एंड जो सेकेंड यूरोपियन कंपनी थी जिसने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो थी डैनिश। 1624 में। ओके। तो फ्रेंच नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई पौंडीचेरी, तो देखते हैं। ऐसा नहीं है, इंग्लिश ने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई कर लिया था 1761 में, एंड इसके बाद 7 ईयर्स वॉर हुए हैं। वापस इसको दे दिया था बाय द ट्रीटी ऑफ क्या? पेरिस। ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये सब आपको समझाया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया दैट इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। उन्होंने 1761 में इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, एंड 7 ईयर्स का जो वॉर था वो चला था, एंड इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत इन्होंने इसको वापस कर दिया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट? तो इसका आंसर है ओनली वन, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंग्लिश ने भी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। In collaboration with David Har, Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Kolkata? तो देखिए, हिंदू कॉलेज जो है, हिंदू कॉलेज है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो जनवरी 20, 1870। ठीक है। इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं हम वो देखते हैं। तो एक तो डेविड हैर, अलेक्जेंडर डफ, इसके साथ साथ क्या? राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव एंड बैद्यनाथ मुखोपाध्याय एंड अदर्स। तो जो हमारा हिंदू कॉलेज है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में कब हुई थी? 20 जनवरी 1817 में। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो है डेविड हैरे, अलेक्जेंडर डफ, राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, बैद्यनाथ मुखोपाध्याय एंड काफ़ी और भी थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। तो बस आज के लिए इतना ही।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो PYQs भी आपको देखने चाहिए, जिससे क्या मिल जाता है, एक वाइडर कवरेज मिल जाता है एंड रिवाइज काफ़ी अच्छे से हो जाता है और हमें एक एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ में आता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। फॉर मोर कंटेंट फॉलो प्री निकायस। थैंक यू।